नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। यहां पर थाने में भी डेंगू ने दस्तक दे दी है। बिदनू थाने के 5 पुलिसकर्मियों को डेंगू हुआ है, जिसमें 2 महिला कांस्टेबल भी शामिल है। 5 अन्य पुलिसकर्मियों में भी डेंगू के लक्षण अभी नजर आए हैं। अमित गंजू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित जी, लगातार मामले सामने आ रहे हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं कि प्रशासन भी कह रहा है कि वो एक्टिव मोड में काम कर रहा है, फिर कहां कमी रह जा रही है? देखिए जीनत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, डेंगू ने अब पूरी तरीके से अपने शहर में पैर पसार लिए हैं। पहले जिसे डेंगू के लक्षण कहे जाते थे, अब प्रॉपरली डेंगू पिछले 7 दिनों से पूरे शहर के कई लोकेलिटीज को अफेक्ट किया। अगर हम बात करें जिनके कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, थाने तक डेंगू ने दस्तक दे दी है। 5 लोगों की जो है इसमें पुष्टि हुई है, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट लैब से अपने टेस्ट कराए हैं विदनू के गोपाल नगर में किसी लैब सेंटर से। उसमें 5 को पुष्टि, जिसमें 2 महिला कांस्टेबल, एक बीट कांस्टेबल, एक मुंशी और एक गोपाल नगर के कांस्टेबल इसमें अफेक्टेड हुए हैं, जिनकी पुष्टि हुई है। इसके अलावा 5 लोगों को बुखार हुआ है। 7 लोगों ने एप्लीकेशंस लगा दी हैं कि उनको छुट्टी दी जाए। यानी कहीं ना कहीं डेंगू के फैलने के साथ साथ लोग इसमें अब घबराने ज्यादा लगे हैं, जिसकी वजह से अब एप्लीकेशन तक थानों में पहुंचने लगी हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने कहीं ना कहीं पूरी टीम भेज के डॉक्टर्स की, लेकिन अभी भी डेंगू पर अंकुश नहीं लगा पा रहे। ठीक, बिल्कुल। तो डेंगू पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, ये एक सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर है, हैरान करने वाली भी। तो डेंगू की हम बात कर रहे हैं। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में कोरोना महामारी के बीच डेंगू और अन्य रहस्यमय बुखार आदि का प्रकोप भी यहां बड़ी तेजी से लगभग पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले रहा है। लेकिन सरकारी अस्पतालों में उचित व्यवस्था के अभाव में इनके मरीजों की काफी मौतें भी हो रही हैं, जो अति चिंतनीय है। सरकार इस ओर ध्यान जरूर दे। और आज की 4 बड़ी खबरों का भी जिक्र कर लेते हैं। आज सीएम योगी कानून व्यवस्था पर बड़ी बैठक करने वाले हैं। मुख्यमंत्री सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक करेंगे। वर्चुअल संवाद में सीएम योगी जनता से जुड़ी शिकायतों पर चर्चा करेंगे। बीजेपी मुख्यालय पर आज प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में 2022 विधानसभा चुनाव के लिए महामंथन होगा। इस दौरान संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद जिला प्रभारियों के साथ भी जीत के लिए रणनीति बनेगी। उधर सियासी जमीन की तलाश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज लखनऊ दौरे पर आ रही हैं। प्रियंका देर शाम लखनऊ पहुंचेंगी। 10 और 11 सितंबर को प्रियंका गांधी कई अहम बैठक में हिस्सा लेंगी। विधानसभा चुनाव की स्ट्रेटेजी जो है बनाई जाएगी, साथ ही मिशन 2022 को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। ओवैसी बाराबंकी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पहले दिन अयोध्या, दूसरे दिन वो सुल्तानपुर गए थे। आज बीजेपी की बात करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की एक अधूरी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रही है। दरअसल राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले कल्याण सिंह बीमारी की वजह से रामलला के दर्शन करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए उस दौरान, लेकिन वो कोविड प्रोटोकॉल की वजह से वहां नहीं पहुंच सके थे। इसी वजह से आज राम भक्त कल्याण सिंह की अस्थि कलश यात्रा जो है अयोध्या ले जाएंगे। सुबह 11 बजे सरयू घाट पर जो है उसे विसर्जित किया जाएगा और कई बड़े बीजेपी नेता और साधु संत इसमें शामिल होंगे। अस्थि विसर्जन में सरयू के नया घाट पर कल्याण सिंह की अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। लखनऊ से ऋषभमणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयोध्या से निमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, मैं आपसे शुरुआत करती हूं, क्योंकि हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बेटे की तरह जिम्मेदारी निभा रहे थे और जब हम शिलान्यास हो रहा था राम मंदिर का, उस वक्त कल्याण सिंह जी ने फोन किया था, बातचीत हुई थी उनकी गृह मंत्री अमित शाह से। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का जिक्र किया था और मुख्यमंत्री उनकी हर ख्वाहिश को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऋषभ, जी जीनत, देखिए अयोध्या का वो आंदोलन था जो अब इतिहास बन चुका है और इतिहास के उस पन्ने में जो सबसे प्रमुख नाम है वो पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का ही है। और अब पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो चुका है। उनकी अस्थि कलश यात्रा आज निकाली जा रही है। मैं इस वक्त उनके आवास पर मौजूद हूं। उनके पौत्र संदीप सिंह जो उत्तर प्रदेश सरकार में
मंत्री हैं उनके आवास से ये अस्थि कलश यात्रा भी कुछ देर में ही निकलेगी। और इस अस्थि कलश यात्रा के जरिए जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी एक संदेश देना चाहेगी कि जब तक वो जीवित थे उनका जुड़ाव लोगों से था, भारतीय जनता पार्टी के साथ था, और अब उनके निधन के बाद भी उनकी अस्थियों को सरयू में विसर्जित करने के साथ ही एक ये संदेश दिया जाएगा कि अयोध्या के साथ जो उनका जुड़ाव था वो जीते जी भी था, और अब उनके निधन के बाद भी उनके सुपुत्र सांसद राजवीर सिंह भी खुद मौके पर मौजूद हैं, जो सारी तैयारियों का जायजा खुद ले रहे हैं। राजू भैया कब तक निकलेंगे और अयोध्या ले जाने का कोई मकसद खास? देखिए, अभी हम लोग सभी हमारे कार्यकर्ता लोग आ गए हैं और 10 बजे हम यहाँ से अयोध्या के लिए निकलेंगे और शाम तक वापस आएंगे और अगले दिन हम जाएंगे फिर 10 बजे प्रयागराज। कोई खास मकसद अयोध्या और प्रयागराज में अस्थियों को विसर्जित करने, खास तौर से अयोध्या? ऐसा कुछ नहीं है, मान्यता होती है लोगों की कि जितनी भी अस्थियां हैं वो गंगा जी में प्रभावित हो, बस इतना सा पर्पज कोई नहीं है। क्या उन्होंने ऐसी इच्छा कभी जाहिर की थी कि वो रामलला के दर्शन नहीं कर पाए थे, तो उस वक्त कोविड के चलते उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था, अब उनकी अस्थियां कम से कम अयोध्या में सरयू में विसर्जित हों, ऐसी इच्छा उन्होंने कभी जताई? नहीं, ऐसा तो नहीं जताया, लेकिन हमारा इच्छा थी कि वो वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं तो कम से कम अस्थियां वहाँ तक पहुँच जाएं, जिससे भगवान श्री राम उनकी आत्मा को शांति दें। ठीक। तो जीनत, आप देख सकते हैं कि कल्याण सिंह के सुपुत्र सांसद राजवीर सिंह खुद ये बात कह रहे हैं कि ठीक है वो अपनी अस्वस्थता की वजह से रामलला तक नहीं पहुंच पाए थे, दर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन अब कम से कम उनकी अस्थियां वहां तक पहुंचेंगी तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। बिल्कुल, क्योंकि जब शिलान्यास कार्यक्रम हो रहा था और जिसका मैं जिक्र भी करी थी शुरुआत में, तो उन्होंने फोन पर बात की थी और कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये देख पाऊँ, राम मंदिर बन रहा है, ये ख्वाहिश पूरी हुई, लेकिन काश मैं वहां पर होता, तबीयत खराब थी। ठीक है ऋषभ, अयोध्या से निमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निमेश, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि यहां से तो 10 बजे करीब ये यात्रा रवाना होगी? देखिए, अयोध्या पर जहां पर सरयू आरती होती है, जहां पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को विसर्जित किया गया, तो वही स्थल चुना गया है और उसी जगह पर राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा रहे स्वर्गीय कल्याण सिंह की अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा। इसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं, जो संत महंत हैं, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, साथ ही जो नगर विधायक हैं, इन तमाम लोगों की जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो पहुंचेंगे। देखिए, जो कल्याण जीनत, एक बात एकदम क्लियर है कि कल्याण सिंह का राम मंदिर से लगाव था और उस वजह से राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई जितने भी पीठ या जो भी संत महंत हैं उनका स्पेशल लगाव हो रहा है। आपने देखा होगा जिस समय उनका निधन हुआ तो उस समय अयोध्या में एक शोक की लहर भी थी, कई संत महंत दुखी थे, कई संतों ने कैमरे के सामने कई लोगों के आंसू छलके थे। तो जाहिर सी बात है कि जो कल्याण सिंह के लिए जो लोगों का लगाव है बेहद ही करीबी रहा। लोग राम मंदिर आंदोलन की वजह से उनकी बड़ा ही उनकी इज्जत और सम्मान यहाँ पर है, तो जिसको लेकर के अब आज जब उनकी कलश यात्रा अयोध्या पहुंचे तो इसको लेकर तैयारियां तेज हैं। सरयू के उस स्थल पर जहां पर उनकी कलश यात्रा, जहां पर उनको अस्थि को विसर्जित किया जाएगा सरयू में, उस स्थल को पूरा जीनत सजाया गया है। साथ ही तमाम जगहों पर स्वागत के भी कार्यक्रम रखे गए हैं। जिस समय अयोध्या में उनकी कलश यात्रा पहुंचेगी उस समय कई जगहों पर उनका स्वागत किया जाएगा। तो तमाम चीजें जो है वो तैयारियां हैं। और हमने देखा था और वाकई उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अब अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। मिर्जापुर में गंगा नदी में नाव डूबने से बड़ा हादसा हो गया। इस नाव में सवार 12 लोगों में से सिर्फ 6 लोगों को बचाया जा सका, जबकि 6 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी गोताखोरों की मदद से तलाश जारी है। गंगा नदी का किनारा, नदी के किनारे लोगों का जमावड़ा, मौत का तमाशा देखते लोगों की भीड़, अपनों को खोने के दर्द से कराहते लोग। ये तस्वीरें मिर्जापुर में बहने वाली गंगा नदी के किनारे की हैं। वैसे तो गंगा के किनारे अक्सर श्रद्धालु दिखाई देते हैं, लेकिन इस तरह से एक साथ भीड़ दिखाई नहीं देती। इन तस्वीरों के पीछे का सच ये है कि झारखंड से आया एक परिवार गंगा में सैर करने निकला था, लेकिन दूसरे छोर पर जाकर नाव डूब गई। 3 बच्चे समेत 1 दर्जन लोग थे और इसी नाव पे, इसी घाट से वो नाव पे सवार होकर उस पार गए हुए थे सैर करने के लिए। और वापस आते समय रास्ते में तेज बारिश और हवा चलने लगी। अचानक नाव पलट जाती है, लगभग 1 दर्जन लोग डूबने लगते हैं। गंगा में नाव डूबते देख लोगों ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन नदी में नौका विहार की छूट देने वाले प्रशासन के पास इंतजाम नहीं होने से डूबते लोगों को बचाने में देरी हुई, जिसकी वजह से देखते ही देखते नाव में सवार 12 लोगों में से 6 लोग डूब गए। वहीं पर ये गंगा जी के दूसरे पार नहाने के लिए ये लोग
करीब 12 आदमी एक नाव के अंदर में थे। दूसरे घाट की तरफ लौटते समय ये हादसा हुआ है। अब तक लापता लोगों में से किसी का कोई पता नहीं चल पाया। गंगा की अविरल धारा में फंसकर मौत के मुंह में समाने वाले लोगों में 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं, जिनको गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है। यहाँ पे विंध्याचल मंदिर में लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई गोताखोर की व्यवस्था न होने के कारण दरअसल अखाड़ा घाट में झारखंड के रांची के धुरहा गांव के रहने वाले राजेश तिवारी का परिवार विंध्याचल में पूजा अर्चना करने आया था। तभी गंगा नदी में नाव लेकर नौका विहार करने निकल पड़े, लेकिन अचानक आए तेज हवा के झोंके की वजह से लहरों के बीच फंसी नाव नदी में समा गई। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। सुमित गर्ग हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुमित, पूर्वांचल में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, उसके बावजूद नौका विहार किया जा रहा था। एक तो यहाँ पर शुरुआती लापरवाही हुई, अब जो ये 6 लोग लापता हैं, क्या जानकारी मिली है इनके बारे में? क्या ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? कितना वक्त हो गया है? बता दें कि कल लगभग ये 3 से 4 बजे बीच की एक घटना है, जिसमें रांची का एक पूरा परिवार, जिसमें 12 लोग थे और बच्चे भी थे और महिलाएं भी थी, जो माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करने के लिए आई थी। उसके बाद वो नाव से विंध्याचल मंदिर से नाव पे बैठ के वो कुछ दूर गई हुई थी। अचानक नाव पलटती है और डूब जाती है। संजोग कहिए कि नाव पे फोम होता है, जिसपे 6 लोग उस फोम को पकड़ लेते हैं, जो वो बच जाते हैं। अगर वो फोम ना होता तो 12 को 12 डूब जाते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये नाव इस समय बाढ़ की वजह से नाव बंद है और माँ विंध्यवासिनी का बिल्कुल, उसके बावजूद कैसे जो है ना कोई रोकने वाला था, टोकने वाला, बेहद ही दुखद। अब तलाश उनकी जारी है। अमरोहा जनपद के एक गांव में 2 गुटों में वैक्सीन लगवाने के लिए मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि वैक्सीन केंद्र पर मौजूद दोनों पक्ष के लोग किसी मामूली बात पर भड़क गए और फिर एक दूसरे को बुरी तरह से पीटने लगे। वो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए एक कमरे में मौजूद थे, जिसके बाद एकदम से भगदड़ मच गई। कुछ लोग आनन फानन में वहां से बाहर निकलते दिखे, जिनमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल थे। इसके बाद 2 लोग एक दूसरे की लात घूंसों से पिटाई करते नजर आते हैं। इसके बाद तो 2 लोगों की लड़ाई 2 गुटों में लड़ाई, यानी कि 2 लोगों की लड़ाई 2 गुटों की लड़ाई बन गई और फिर झुंड में लोग एक दूसरे को पीटते नजर आए। उत्तराखंड के रुड़की से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां वैक्सीन लगवाने के मुद्दे पर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां वैक्सीन लगवाने के मुद्दे पर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। बताया गया कि उस वैक्सीनेशन सेंटर पर टीके की दूसरी खुराक लगाई जा रही थी, लेकिन वहां पहुंचे 2 लोग पहली डोज लगवाने की जिद करने लगे और इसी बात पर वो वैक्सीन लगाने वाले स्वास्थ्यकर्मी से भिड़ गए। इसी बीच उसका भी पारा चढ़ गया और उसने मारपीट शुरू कर दी। बवाल बढ़ता देख वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की। फर्स्ट डोज लगाओ, जब सेकंड का पोर्टल है, मैं कैसे लगा दूं फर्स्ट डोज? मेरे हाथ में है नहीं जब कुछ। ये लोग शांत होने का नाम लेते नहीं दिखे, जबकि लगातार उन्हें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश वहां जुटे लोगों ने बरकरार रखी। गाली दे रहा तू? गाली दे रहा? बाद में कोरोना का टीका लगवाने पहुंचे दोनों लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर से बाहर लाया गया। नोएडा के लोटस बुलेवाई सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की गुंडागर्दी सामने आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट के आरोप में 8 लोगों को हिरासत में लिया और झगड़े के वीडियो को भी अब जांचा जा रहा है। कहा सुने के बाद नौबत मारपीट तक पहुंच गई और इन सभी ने फ्लैट के मालिक पर डंडों से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से वो संभल नहीं पाए और करीब 10-12 सिक्योरिटी गार्ड सुरेश कुमार और उनके साथी को घेरकर बुरी तरह पीटते दिखे। इन लोगों ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमलावरों के आगे उनकी एक नहीं चली। वो लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहे, मगर आरोपियों ने मारपीट बंद नहीं की। इस दौरान वहां आसपास कुछ लोग भी नजर आए, जिनमें एक को मारपीट बंद करने के लिए कहते हुए सुना गया। अरे बस करो, बस करो, बस करो। मारपीट की वजह से फ्लैट मालिक के सिर में गंभीर चोट लग गई और वो वहां रखी एक बेंच पर बैठ गए। इसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसमें जितने लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इन्वॉल्व हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट के आरोप में 8 लोगों को हिरासत में ले लिया और झगड़े के वीडियो को भी अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।
पॉकेटमारी का वीडियो सामने आया जिसमें आरोपी पॉकेट मार जो है तेजी से भागता नजर आता है। वीडियो में एक व्यक्ति उसका पीछा करता नजर आ रहा है, लेकिन ये पॉकेट मार इतनी तेजी से भागता है कि पीछा करने वाला शख्स बहुत पीछे ही छूट जाता है और जेब की तरफ भागने में कामयाब हो जाता है। घटना सदर कोतवाली के मुरादाबाद रोड की बताई जा रही है। पॉकेट मार का भागते हुए वीडियो अब वायरल हो रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं न जाइएगा। सीएम ने मौके पर अधिकारियों को दिए निर्देश।